Good morning, students and my dear friends. Today is 16th of January 2023, Monday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Recommended play speed for this video is 1.25x. और आज का thought of the day is the road to excellence is always under construction. मिंट पेपर की ये 14 न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में अप्रॉक्सीमेटली 13 न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे, जहां पर 3 मिंट के हैं और जो रिमेनिंग हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल, जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। गवर्नमेंट में ऑफर SOPs टू एक्सेलरेट शिफ्ट टू ग्रीन मोबिलिटी। तो अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इंसेंटिव्स, फास्टर टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफर कर सकती है, ला सकती है, मोर स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए अपकमिंग बजट में जो फाइनेंशियल ईयर 24 का बजट है उसमें गवर्नमेंट कई सारी इंसेंटिव स्कीम्स और टैक्स रिलेटेड स्कीम्स ऑफर कर सकती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर्स को और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को। और इसके पीछे जो सीधा रीज़न है गवर्नमेंट का, इट इज़ जस्ट टू प्रमोट द ट्रांजिशन टू द क्लीनर ट्रांसपोर्ट। So for more cleaner transport, for more greener transport, government is going to offer a lot of incentives on taxes to encourage the use of electric vehicle. और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के ट्रांजिशन को भी सपोर्ट करेगी इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ग्रीन फ्लीट्स। और गवर्नमेंट का पर्पस क्या है? डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कमिटमेंट किए हैं डिफरेंट कन्वेंशंस में, उन टारगेट्स को अचीव करना। इसके अलावा जो कॉस्टली इंपोर्ट ऑयल है उस पर डिपेंडेंसी भी इंडिया की रिड्यूस होगी, एयर पॉल्यूशन जो है वो भी रिड्यूस होगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो भी इससे रिड्यूस होंगे। तो ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट में ऑफर कर सकती है इंसेंटिव्स इन टर्म्स ऑफ एमिशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन में ऑफर कर सकती है टैक्स इंसेंटिव, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी टैक्स इंसेंटिव ऑफर कर सकती है। इसके अलावा टैक्स डेप्रिसिएशन या टैक्स रिडक्शन को लेकर भी अपकमिंग बजट में अनाउंसमेंट हो सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। डील्स वर्थ 10K करोड़ स्टॉल्स एज CCI अवेट्स कोरम। अब यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड यूज हुआ है, कोरम। कोरम का मीन्स क्या होता है? कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कमेटी और टीम और सोसाइटी और असेंबली दैट मस्ट बी प्रेजेंट एट any of its meeting to make the proceedings of that meeting valid. तो बेसिकली कोरम एक नंबर होता है, मिनिमम नंबर मेंबर्स का उस पर्टिकुलर कमेटी का जिसके बारे में कोरम रेफर किया जा रहा है, जिससे कि उस मीटिंग के जो डिसीजंस हैं, उस टीम के जो डिसीजन है, उस कमेटी के जो डिसीजंस हैं वो वैलिड हो। इट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर कमेटी का जो कोरम होता है 10% कोरम होता है, किसी का 20% कोरम होता है। इसका मतलब कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उस कमेटी, उस असेंबली, उस सोसाइटी के एटलीस्ट 10 या 20% मेंबर प्रेजेंट हों, तभी उसका डिसीजन वैलिड होगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है CCI के कोरम की। व्हाट इज CCI? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ की जो डील है, बिजनेस डील है, मर्जर और एक्विजिशंस डील हैं, वो वेट लिस्ट पर हैं, वो हैंगिंग है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो कंपटीशन अथॉरिटी है अभी फ़िलहाल के लिए उसके पास प्रॉपर कोरम अवेलेबल नहीं है इन ऑर्डर टू मेक एनी डिसीजंस ऑन दीज डील्स। तो कोई भी अगर बड़ी डील होती है, डील मीन्स अगर कोई भी मर्जर या एक्विजिशन होता है या कोई भी शेयर बाइंग होती है, तो उसके लिए पहले CCI से अप्रूवल लेना पड़ता है। CCI के अलावा और बहुत सी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मर्जर एज वेल एज द इंडस्ट्री। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसी 10,000 करोड़ की जो डील है, वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं, क्योंकि CCI के पास अभी जो है वो एनफ कोरम मेंटेन नहीं है।
और जिसकी वजह से जो बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्री हैं, वो उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि गवर्नमेंट इस इशू पर जल्दी रिजोल्यूशन ले, क्योंकि उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी जो डील हैं वो पेंडिंग है बहुत टाइम से और उनका बिजनेस जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। अगर लॉ की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 210 दिन की विंडो दी गई है किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी डील को अप्रूव करने के लिए। और ये 210 दिन कब से स्टार्ट होते हैं? वो उसी दिन से स्टार्ट होते हैं जब जो भी डील पार्टीज़ होती हैं, डील की पार्टीज़ होती हैं, वो रेगुलेटर को अप्रोच करती हैं, उस दिन से वो डेट स्टार्ट हो जाती है। जनरली अगर हम अप्रूवल की बात करें तो इससे पहले ही अप्रूवल मिल जाता है। 210 दिन की जो विंडो है वो तो बहुत लंबी विंडो दी गई। मोस्ट ऑफ द केसेस में सीसीआई इससे पहले ही अप्रूवल दे देगी। अप्रॉक्सीमेटली 17 से 18 बिजनेस डेज, एवरेज 17 से 18 बिजनेस डेज सीसीआई लेती है इन ऑर्डर टू गिव अप्रूवल टू एनी मर्जर और एनी डील। बट रिसेंटली जो डीले हो रहा है, वो डीले इसलिए हो रहा है कि जो फॉर्मर चेयरमैन थे मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता, उन्होंने रिसेंटली अपना 4 साल का टेन्योर जो है वो ख़त्म किया है 25 अक्टूबर को, और तब से फ़िलहाल के लिए अभी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सीसीआई जो है उसमें एक मेंबर की कमी है। 1 short of 3 members needed to meet the quorum, जिसकी वजह से सीसीआई के पास एनफ कोरम नहीं है, और लैक ऑफ कोरम की वजह से फ़िलहाल के लिए 10 डील जो हैं वो पेंडिंग है पिछले 100 दिनों से। और इनमें से कुछ बड़ी बड़ी डील्स भी हैं, बिग टिकट ट्रांजैक्शंस भी हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, जहाँ पर प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स भी इन्वॉल्व हैं। और इसीलिए जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो डील्स की पार्टीज हैं, वो गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही हैं फॉर अर्ली रेजोल्यूशन, जिससे कि उनका जो मर्जर है वो अप्रूवल, उसको जल्दी अप्रूवल मिल सके और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिले हो रहा है वो स्पीड अप हो सके। तो इंडस्ट्री क्या कह रही? इंडस्ट्री ये कह रही कि गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर दे, जहां पर जो कोरम की मिनिमम कोरम की रिक्वायरमेंट्स को टेम्परेली सस्पेंड कर दिया जाए, जिससे कि जो जितने मर्जर एंड एक्विजिशन की क्लियर डील्स पेंडिंग पड़ी हैं उनको जल्दी से क्लियर किया जा सके। तो फिलहाल के लिए इंडस्ट्री ये कह रही है कि जो कोरम रिक्वायरमेंट है, फिलहाल के लिए गवर्नमेंट उसको टेम्परेली सस्पेंड कर दे थ्रू एन ऑर्डिनेंस। हालांकि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है इस पर, गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है, इसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। बट ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रपोजल से जो इमीडिएट कंसर्न है इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो सॉल्व हो सकते हैं। कई सारी फॉरेन डील्स भी हैं, इसी वजह से जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं दे आर गोइंग टू गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज क्लिप्स फ्रॉम मिंट। आरबीआई सेंटर कीप इन्फ्लेशन फेलियर लेटर अंडर रैप्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लेटर लिखा था, किस लिए लेटर लिखा था, ये बताने के लिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इन्फ्लेशन का टारगेट रहा पिछले कुछ क्वार्टर में वो मेंटेन क्यों नहीं कर पाए। व्हाट इज द टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर एमपीसी फॉर आरबीआई? 2 से लेकर के 6 तक का टारगेट है। 2 इज द मिनिमम लिमिट एंड 6 इज द मैक्सिमम लिमिट इन टर्म्स ऑफ सीपीआई। और कभी भी अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एमपीसी अगर इस रेंज को मेंटेन नहीं कर पाती है इन्फ्लेशन में, तो उसे गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, रिटन एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, एक्सप्लिसिट इन्फ्लेशन एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि वाई आरबीआई was not able to maintain this particular inflation, क्या रीज़न थे, कॉजेस बताने पड़ते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गवर्नमेंट को जो लेटर लिखा है, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमपीसी के फेलियर को साइट किया है कि क्यों एमपीसी इन्फ्लेशन मैंडेट को 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक नहीं मेंटेन कर पाई। और इस डॉक्यूमेंट के डिस्क्लोजर को लेकर जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सप्लेनेशन दिया, अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, इसके बाद से इमीडिएटली ये आर्ग्यूमेंट आने लगा पब्लिक से कि गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर लेटर को, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को डिस्क्लोज करे। व्हाइल द गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड इट्स inability to disclose the document's content, at one hand, the Reserve Bank of India or the central bank says that this information might impact the India's sovereignty. तो Reserve Bank of India ने बोला है कि अगर गवर्नमेंट इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करती है या डिस्क्लोज करती है तो कहीं ना कहीं इंडिया की सोवरेनिटी इससे इम्पैक्ट होगी, इसके ब्रॉड हमें इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर लेटर को डिस्क्लोज क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आरबीआई एक्ट में इसके डिस्क्लोजर को लेकर के कोई भी प्रोविजन, कोई भी क्लैरिटी नहीं है।
और इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि आरटीआई एक्ट से भी इसका एग्जम्पशन है। तो कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, पार्टीज़ हैं, पीयर ग्रुप में, दे आर डिमांडिंग फॉर डिस्क्लोजर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। हालांकि आरबीआई और सेंटर इसी फेवर में है कि इसको फिलहाल के लिए डिस्क्लोज ना किया जाए, इसको सीक्रेट ही रखा जाए। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है उसको हम कवर करेंगे। एक्सपोर्टर्स अंडर स्कैनर फॉर टैक्स स्कीम मिस यूज, ये पेज नंबर 1 पर दिया हुआ आर्टिकल है, जहां पर एक्सपोर्टर्स जो हैं जो टैक्स स्कीम को मिस यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टैक्स स्कीम्स को मिस यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन और न्यूज़ है। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा हमने कई बार पहले भी ये न्यूज़ डिस्कस करी, जहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं, कई सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि जीएसटी के तहत कई सारे लूप होल्स को मिस यूज़ कर रहे थे, मोर स्पेसिफिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट और रीफंड्स को लेकर के। एज ऑफ नाउ जो जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऐसे सारे एक्सपोर्टर्स को स्कैनर में लिया, उन पर स्कैनिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। ऐसे एक्सपोर्टर्स जो गवर्नमेंट की ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स को क्लेम करते हैं फॉर गेटिंग द रीफंड ऑफ देयर IGSTs, देयर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो ऐसे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 100 सच एक्सपोर्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड जो कि अपैरल, ड्रग और लेदर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो अपैरल, ड्रग और लेदर सेक्टर में मोस्टली ये वायलेशंस पाए गए हैं जो कि इलीगल हैं, और ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 100 एक्सपोर्टर या एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई किए हैं जीएसटी अथॉरिटीज़ ने, और उन पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर मिस यूजिंग द IGST रिफंड क्लेम्स ऑन एक्सपोर्ट वाइल द पार्ट ऑफ अमाउंट इज ऑल्सो बीन क्लेम्ड थ्रू ड्यूटी ड्रॉबैक रूट। इट मीन्स जीएसटी के तहत भी वो उसको क्लेम कर रहे हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक जो रूट्स हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, जो स्कीम्स हैं उसके तहत भी वो पर्टिकुलर इंसेंटिव ले रहे हैं, क्योंकि दोनों से इंसेंटिव लेना इलीगल है। इस वजह से अप्रॉक्सीमेटली 600 ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनका जो रिफंड है वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 3000 करोड़ तक का जो रिफंड है सितंबर 2022 से वो पेंडिंग है, और इसी 600 एक्सपोर्टर्स में से 100 एक्सपोर्टर्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जीएसटी अथॉरिटीज़ ने जो इन दोनों ही स्कीम्स के तहत रिफंड ले रहे थे, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत भी और IGST स्कीम के या जीएसटी के तहत भी। हालांकि कुछ एक्सपोर्टर्स ने पिटीशन भी फाइल करी है डिफरेंट कोर्ट्स में अगेंस्ट दीज जीएसटी ऑफिशियल्स। कौन कौन से हैं? मेनली मुंबई, सूरत, लुधियाना और त्रिपुर से ये एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट या हम बोल सकते हैं कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि अननेसेसरी उन पर हैरेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन जीएसटी अथॉरिटीज़ ने क्लियरली बोल दिया कि अगर एक्सपोर्टर्स किसी भी तरह के इस इलीगल एक्टिविटीज़ में गिल्टी पाए गए तो डेफिनेटली फर्स्ट उन्हें शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उन्हें पूछा जाएगा व्हाई दे आर डूइंग सो, इसके बाद कोई भी एक्शन लिया जाएगा। तो दोनों ही स्कीम के तहत किसी भी तरह का रीफंड लेना वैलिड नहीं है, या तो आप एक स्कीम जीएसटी या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक जो स्कीम्स हैं उसके तहत एक्सपोर्टर्स को रीफंड लेना चाहिए एज पर द ऑफिशियल। सो दीज आर द की पॉइंट्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्प्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल नंबर 5 जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। इंडियन INC बिजनेस कॉन्फिडेंस हिट्स अ 2-year हाई इन Q3। सो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने अपना बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स पब्लिश किया है अक्टूबर और दिसंबर क्वार्टर का, यानी Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो 2023 के Q3 का अपना जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो CCI ने पब्लिश किया है, और उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनका हाईएस्ट कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर के, इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस को लेकर के, और ये पिछले 2 सालों का सबसे हाईएस्ट कॉन्फिडेंस लेवल है एज पर द CII रिपोर्ट। CII स्टैंड्स फॉर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री बॉडी देयर इज द ऑप्टिमिज्म ऑल अराउंड द business, being India is a sweet spot despite of rising global uncertainties। और अगर हम क्वांटम की बात करें तो Q3 में अप्रॉक्सीमेटली 67.6% यानी 67.6 रहा बिजनेस कॉन्फिडेंस
इंडेक्स जो कि पिछले क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 62.2 था, तो 62.2 से इंक्रीज होकर के 67.6 हो गया। 62.2 किस में था? Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 और Q3 में ये इंक्रीज होकर के अप्रॉक्सीमेटली 67.6 हो गया है, जो कि पिछले 2 सालों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और जो शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, that was buttressed by the subsiding concern around the impending recession and its impact on Indian economy। तो जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनका ये मानना है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो रिसेशनरी कंडीशंस हैं वो ब्लो करेंगी, बट इंडिया पे उसका इम्पैक्ट कम देखने को मिलेगा बिकॉज इंडिया इज बीइंग मोर रेजिलिएंट इन द फेस ऑफ दिस ग्लोबल हेडविंड्स। तो जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशंस की टाइटनिंग हो, जितनी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, अप्रॉक्सीमेटली 73% जो रिस्पोंडेंट हैं वो ये अज्यूम करते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया पर इस ग्लोबल स्लोडाउन का जो इम्पैक्ट है वो मॉडरेट रहेगा। बहुत सीवियर इम्पैक्ट हमें इंडिया पर देखने को नहीं मिलेगा इस ग्लोबल स्लोडाउन का। अप्रॉक्सीमेटली 86% जो रिस्पोंडेंट हैं वो ये मानते हैं कि जो गवर्नमेंट का फोकस है, सबसे बड़ा फोकस जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। तो 86% रिस्पोंडेंट ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट फॉर सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अप्रॉक्सीमेटली 120 फर्म्स ने पार्टिसिपेट किया है इस पर्टिकुलर सर्वे में। नवंबर से दिसंबर 2022 के पीरियड में ये सर्वे कंडक्ट कराया गया है, जिसमें ऑल अक्रॉस द सेक्टर और रीजन जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्वे। 67.6 इंडेक्स है इस बार कॉन्फिडेंस की। 73% सर्वे रिस्पोंडेंट मॉडरेट इम्पैक्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं ग्लोबल हेडविंड्स का। 86% बिलीव करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस जो है वो की है, पॉइंट है और बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। 47% का ये कहना है कि दे हैव स्टार्टेड सीइंग द फीलिंग ऑफ हीट ऑफ पॉलिसी रेट हाइक, और अभी आगे फिलहाल के लिए पॉलिसी रेट हाइक कंटिन्यू रहेगा। देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। 90% ये फील करते हैं कि जो उनकी कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट साइकिल फाइनेंशियल ईयर 24 यानी जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर उसमें रिकवर करेगी। 47% रिस्पोंडेंट जो है वो अपने प्रॉफिट में और प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज एंटिसिपेट कर रहे हैं इनटू अपकमिंग क्वार्टर्स। तो ये की पॉइंट्स हैं। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट लुक्स टू टेक एन iOS एंड्रॉइड विद इंडियन OS। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हियर मींस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, on which project? To create an indigenous mobile operating system, tentatively titled as IndOS। तो एक इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है या किया जाएगा। गवर्नमेंट फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रही है इस चीज़ को लेकर के, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होगा IndOS, जो कि गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव होगा, जिसमें कई सारे स्टार्टअप्स और एकेडेमिया को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट, स्टार्टअप्स और एकेडेमिया मिल करके IndOS को डेवलप कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट के टॉप सोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि सिंपली गवर्नमेंट का यही पर्पस है कि जो गूगल का एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो एप्पल का iOS सिस्टम है उसको कंपटीशन देना, उसके लिए इंडिजीनियस कंपटीशन क्रिएट करना, क्योंकि इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल डिवाइस मेकर्स है वर्ल्ड में। और डेफिनेटली इंडिया का खुद का अगर इंडिजीनियस इंडियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो दैट विल क्रिएट अ चॉइस एंड मोर कंपटीशन फॉर कस्टमर्स और एंड्रॉइड डोमिनेंस मार्केट इन इंडिया। तो फिलहाल के लिए iOS का अगर हम शेयर देखें तो बहुत कम है, जो मेजर शेयर है वो एंड्रॉइड का है। गूगल डोमिनेटेड मार्केट है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि कस्टमर के पास ज़्यादा चॉइस आएगी और जो कंपनीज हैं उनके लिए कंपटीशन होगा, कंपटीशन इंप्रूव होगा, तो डेफिनेटली जो कस्टमर्स है, इवेंचुअल कस्टमर है, उसकी सर्विसेज भी इंक्रीज करेंगी। तो IndOS गवर्नमेंट डेवलप करने जा रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। कंज्यूमर कंपनीज पुश डील्स एक्टिविटी टू 25 ईयर्स हाई इन 2022। तो कंज्यूमर कंपनीज जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 645 डील उन्होंने स्ट्रक करी हैं इन फाइनेंशियल ईयर और इन कैलेंडर ईयर 2022, नॉट फाइनेंशियल ईयर, इन कैलेंडर ईयर 2022 यानी 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 645 एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट और स्टेक परचेज डील हुई हैं। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट डील इन एनी कैलेंडर ईयर सिंस लास्ट 25 ईयर्स। तो
कि अगर हम ग्राफ पर देखें तो दिस इज़ द ग्राफ, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। तो 1998 से लेकर के अभी तक अगर हम देखें 2022 तक का डेटा देखें तो 2022 में सबसे हाईएस्ट डील 445 हाईएस्ट डील कंज्यूमर कंपनीज ने स्ट्रक डाउन करी इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट एंड स्टेक परचेजेस। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $18.4 बिलियन वैल्यूएशन की डील हुई है इस कैलेंडर ईयर में। तो पिछले 25 सालों का ही सबसे हाईएस्ट डील है। हम देखेंगे लीडिंग द लाइन कौन कौन सी जो डील्स हैं वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को या इस पर्टिकुलर लिस्ट को लीड कर रही हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री, ABFRL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इमामी, टाटा कंज्यूमर, जोमैटो, डाबर इंडिया और पतंजलि फूड जो है वो टॉप लिस्ट में है। सबसे ज़्यादा जो डील्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करी है, फॉलोड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर, इमामी, टाटा एंड जोमैटो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया एट फोरफ्रंट एज WEF मीट किक्स ऑफ टुडे। So the biggest congregation of the global leader will return on Monday. तो मंडे को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है वो होने वाली है, where thousands of participants including about hundreds from India set to discuss the cooperation in a fragmented world. तो WEF को अभी फिलहाल के लिए अपनी जो लास्ट एनुअल मीटिंग है 2022 की वो मई में होस्ट करनी, एज द समिट कुड नॉट टेक प्लेस इन द यूजुअल मंथ ऑफ जनवरी। क्यों? क्योंकि उस समय कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसकी वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई थी। बिफोर दैट 2021 मीटिंग कुड टेक प्लेस ओनली ऑनलाइन। तो ऐसा एंटिसिपेट किया है अप्रॉक्सीमेटली 50 जो गवर्नमेंट के हेड्स हैं, डिफरेंट स्टेट के हेड्स हैं, वो अपकमिंग 5 डेज़ में मीटिंग करेंगे जो कि मंडे से स्टार्ट हो रही है। और इंडिया के साइड से अगर बात करें तो स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया, अश्वनी वैष्णव, RK सिंह जो कि इस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, मिस्टर एकनाथ शिंदे, ये सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर बिजनेस लीडर मीटिंग में इंडिया के साइड से प्रेजेंट रहेंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से, अलग अलग स्टेट से कई सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो, मिनिस्टर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे। हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाएं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मिनिस्ट्री फ्लाउट्स लोकल प्रोक्योरमेंट रूल्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, DPIIT. The central has pulled several ministries and their procurement agencies after the repeated instance of them flouting the domestic procurement norms in government tender. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को और डिपार्टमेंट्स को कॉल किया है। किस लिए? क्योंकि ऐसा पाएगा कि उन्होंने जो प्रोक्योरमेंट किया, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया, उसमें जो लोकल जो रूल्स है, लोकल प्रोक्योरमेंट्स के जो रूल थे उसको उन्होंने वॉयलेट किया है अपने बहुत सारी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। तो जो कंडीशंस प्लेस करी गई थी टेंडर्स के लिए जिससे कि लोकल जो सप्लायर्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके एंड विच मेनी प्रिक्विजिट एसेंशियल्स थी, वो उनको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट ने फ्लाउट किया है, वॉलेट किया है एज पर द DPIIT। तो DPIIT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कंसल्टेशन किया किसके साथ? गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम के साथ और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ के साथ। और जितने भी वॉलेशन है पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 को लेकर के, उसको लेकर के एक एडवाइजरी इशू करी है सारी मिनिस्ट्रीज़ को लास्ट मंथ। तो फिलहाल के लिए जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 था उसका पर्पस ये था कि जो लोकल वेंडर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। लेकिन जो रीसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने कुछ मिनिस्ट्रीज़ के प्रोक्योरमेंट और उनकी कुछ जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ हैं उनके प्रोक्योरमेंट की डिटेल स्टडी करने के बाद पाया कि देयर आर रिपीटेड इंस्टेंस ऑफ देम फ्लाउटिंग द डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर फॉरेन ब्रांड्स को ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। और टेलीकॉम, IT जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे सेक्टर्स में फॉरेन कंपनीज़ को प्रमोट करने के लिए, उनकी सप्लाई को लेने के लिए जानबूझ के इंटेंशनली जो लोकल प्रोक्योरमेंट रूल्स 2017 हैं उनको वॉलेट किया है इन मिनिस्ट्रीज़ ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Amazon staffers break down as hashtag layoff hits home. तो फिलहाल के लिए जो सोशल मीडिया और नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क कम्युनिटीज़ हैं, दे आर बजिंग डाउन द
पर्टिकुलर न्यूज़ अबाउट अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन इंडिया जो है वो ले ऑफ के लिए जा रही है और एक्सटेंसिव ले ऑफ के लिए जा रही है। व्हाट इज ले ऑफ? जब एक मास नंबर में एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है, उनको टर्मिनेट किया जाता है, तो उसे हम ले ऑफ बोलते हैं HR की टर्म में। हालांकि इस पर्टिकुलर मंथ के शुरुआत में ही कंपनी ने एक्नॉलेज किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 18,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं ग्लोबली काम कर रहे हैं उनको निकाला जाएगा, उनका ले ऑफ किया जाएगा, जिसमें इंडिया विल सी अप्रॉक्सीमेटली 101% ऑफ इट्स वर्क फोर्स गेटिंग लेड ऑफ। हालांकि अब इसकी स्टोरी को लेकर कई सारे जो प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन हम बात करें, ग्रे पॉइंट की बात करें, दे आर फुल ऑफ स्टोरीज। और उनका ये कहना है कि अभी आगे अमेजॉन जो है वो और एक्सटेंसिव ले ऑफ पे जा सकता है, मोर स्पेसिफिकली अमेजॉन इंडिया। और अगर ऐसा है तो देयर विल बी द ह्यूज workforce, unemployed workforce will be available in Indian labor market in upcoming years or months. That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.